तो फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा विविध परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, उप निरीक्षक, गोपनीय, उन प्रश्न पत्रों से ये अध्यायवार प्रश्न बनाए गए हैं। उसमें हम सामान्य विज्ञान, भौतिकी के प्रश्न कर रहे हैं। तो भौतिकी हम 10 प्रश्न कर चुके हैं यहाँ पे। तो 10 प्रश्न के बाद हम 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये वायुमंडल में ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? संवहन के द्वारा होती है। तो वायुमंडल कैसा एक मंडल है? वायुमंडल एक गैसियस फॉर्म होता है। जो गैसियस और लिक्विड फॉर्म में हमने देखा कि कन्वेक्शन यानी कि संवहन धाराएं चलती हैं, और जब कोई माध्यम ना हो, जैसे निर्वात अंतरिक्ष में हमने देखा कि विकिरण माध्यम है। ठीक है ना। और ये जो प्रवाहकत्व है, प्रवाहकत्व यानी कि कंडक्शन, उसको चालन कहते हैं। चालन विधि द्वारा ठोसों में चालन विधि के द्वारा तापन होता है। ठीक है। और एडवेक्शन क्या है? एक स्पेसिफिक प्रक्रिया है जो कि महासागरों में जो वायु द्वारा ऊपरी परत को चला के और वायु द्वारा ताप का जो संवहन होता है उसको एडवेक्शन कहते हैं। ठीक है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। देखिए कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह किस प्रक्रिया के द्वारा जाती है? तो चालन विधि के द्वारा। हमने देखा था ना कि पार्टिकल्स कैसे लेके जा रहे थे। पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे कि ये एक ठोस है, तो इसमें अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं यहाँ से बर्नर से, तो ये पार्टिकल क्या है? ये जो है, ये वाला पार्टिकल इसको गर्म करेगा, ये वाला पार्टिकल इसको गर्म करेगा, ये वाला पार्टिकल, तो ये पार्टिकल खुद नहीं जा रहा है, गर्मी चल रही है। तो इस विधि को चालन विधि बोलेंगे, संवहकत्व तो बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे। ठीक है ना। ठीक है, कौन सा विधि? कंडक्शन, चालन विधि। ठीक है ना। इसी तरीके से अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कि गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना, ध्रुव कहते हैं। गोलाकार दर्पण जैसे ये गोलाकार दर्पण हो गया एक। ठीक है, इसकी आंतरिक सतह पे आपने पुताई कर दी। तो मान लीजिए आपने यहाँ से एक हिस्सा काट दिया, आपने एक हिस्सा यहाँ से काट दिया, तो यहाँ पे चमक रहा है, तो ये कैसा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है ना। और मान लीजिए कि इधर पे आपने रंग दिया है और इधर से आपने काट दिया, तो अगर ये वाले हिस्से पे आप देख रहे हैं तो ये वाला हिस्सा अवतल दर्पण। जो उठा हुआ है वो उत्तल है, और जो धंसा हुआ है, देखिए ये ऐसे उठा हुआ है तो उत्तल है, और जो ऐसे धंसा हुआ है तो अवतल दर्पण है। तो उसका जब भी केंद्र आप देखेंगे तो उसको ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है ना, पोल बोलते हैं। मुख्य अक्ष, ऐसे जो मुख्य अक्ष रेखा खींची तो वो हो जाएगा मुख्य अक्ष। ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद हो गया वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। चलिए इसको बोर्ड उस पर ही बता देते हैं आपको क्या क्या होता है। ठीक है ना, व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ उसको। ठीक है। ठीक है, जैसे एक आपका दर्पण हो गया, और ये जो हो गया आपका उत्तल दर्पण, इधर की ओर रंगाई है, इधर की ओर सिल्वर पॉलिशिंग है। तो अब इसका जो बीच से काटने वाली रेखा होगी इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। ये वाला बिंदु हो जाएगा पोल। ठीक है, ये वाला बिंदु हो जाएगा पोल। और इससे टकराने वाली जो रेखाएं हैं, इससे टकराने वाली रेखाएं परावर्तित हो जाएंगी। तो जो जहाँ पे वो मिलती हुई प्रतीत होंगी, इससे टकराने वाली रेखाएं परावर्तित हो जाएंगी। तो जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होंगी ये फोकस हो जाएगा। ठीक है ना, ये फोकस हो जाएगा। और वक्रता त्रिज्या क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होगा, वक्रता त्रिज्या ये जो जिस गोले का हिस्सा है, ये जिस गोले का हिस्सा है, इस गोले की जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना। ऐसे अवतल दर्पण के केस में भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये इधर का हिस्सा है और ऐसे आप काट लेंगे तो अवतल दर्पण। ठीक है, ये बोला इसका जो मध्य बिंदु है पोल होगा। ठीक है, मध्य बिंदु इसका जो होगा, जो गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र बिंदु को पोल बोलते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 13
नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापे जाने वाला मानव शरीर का औसत तापमान क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको जब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है? ये लगभग 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, 98.4 फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। सो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, फ़ारेनहाइट F इज इक्वल टू 9/5 C+32। ठीक है ना। ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकालने का, यहाँ सेंटीग्रेड होता है और ये फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है ना। अब क्या आपको ध्यान देना है? आपको ये ध्यान देना है कि जैसे मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। रूम तापमान किसको बोलते हैं? रूम तापमान बोलते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट को। ठीक है ना। और हिमांक आपका कितना होता है? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आपका वो होता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। तो अगर हम बोले कि ये जो फ़ारेनहाइट है, अगर इसको हम अगर हम मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसको कन्वर्ट करके देखते हैं। थोड़ा सा इसको सीख लीजिए, इस पे प्रश्न आते हैं। ठीक है ना। तो 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 37। ठीक है। मानव शरीर का तापमान क्या है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5 सते 35, ठीक है, 5 चौक का 20, इतना आ गया। ठीक है, 7.4। फिर 9 से भाग देंगे तो 9 सते 63 और 9 चौक का 36। ठीक है ना। तो 9 सते 63 और 9 चौक का 36, 36 में बीच में 10 लगा रहेगा तो 3.6। ठीक है, ये हो जाएगा 10.6, 3 6, 66। ठीक है, प्लस 32 इसमें करेंगे, ये वाला जो है तो ये हो जाएगा 6.628 और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा जो 97 जो होता है ये थोड़ा सा ऐसे होता है, 96.8 ऐसे नियर अबाउट होता है। तो जो मैंने बोला 98.4 इससे वेरी करता है। ठीक है, अगर पूछेगा तो आप ये वाला ऑप्शन क्लिक कीजिएगा ना, टिक कीजिएगा। इतना डेसिमल में नहीं रहता है, दोनों में से जो भी दिया रहेगा वहाँ पे आप निकाल लेंगे। ठीक है ना। ये थोड़ा सा इससे कम रहता है, इस वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया आप लोग का प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कणों के तरंग प्रकृति को किसने स्थापित किया था? तो कणों की जो तरंग प्रकृति है वो आपका डी ब्रॉगली प्रिंसिपल है। 11th की फिजिक्स में है शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, डी ब्रॉगली का प्रिंसिपल। फर्मी का यहाँ कोई नहीं है, मैक्सवेल का थोड़ा सा विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति को बताए थे हुए। ठीक है ना, प्रकाश की विद्युत चुंबकीय प्रकृति को बताए थे वो। ठीक है ना, लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंडेंसी को बताया। ठीक है ना। फर्मी का रिलेशन है किससे? फर्मी न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह की खोज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा प्रश्न है? प्रश्न संख्या 15 इधर कर लिया था ना हमने। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 देखिए। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या होती है? तो चुंबकीय चालक घनत्व की खोज टेस्ला ने की थी, निकोला टेस्ला ने। तो निकोला टेस्ला के नाम पे इसका नाम पड़ा है। और टेस्ला जो होता है ये आपका चुंबकीय फ्लक्स का एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को चुंबकीय चालक घनत्व कहते हैं। ठीक है ना। एकांक इकाई के मतलब इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत चुंबकीय फ्लक्स को चुंबकीय चालक घनत्व कहते हैं। ठीक है ना। घनत्व हमेशा ऐसा कि क्षेत्रफल या क्या बोलते हैं उससे, आयतन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना। तो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर होती है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या दिया गया है? वेबर दिया है। और चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या दिया है आपका? यहाँ पे टेस्ला दिया है। न्यूटन सबको पता है कि ये आपका किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है। अर्ग जो है, जैसे कि जूल होता है तो जूल की तरह ही अर्ग होता है। तो
जूल जो होता है, जूल जो है सीजीएस पद्धति में, जूल जो है एमकेएस पद्धति में है, और ये जो है क्या अर्ग जो है ये सीजीएस पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड पद्धति में, ठीक है ना, इनमें है। इनमें अगर आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट अब कंपटीशन बैठने जा रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए, अभी थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है ना। एक जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, ठीक है ना, 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, ठीक है ना। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, गुणे फिर 1 मीटर और है, ठीक है ना। अब क्या है, हमको सेकेंड को सेकेंड में ही रहने देना है। एमकेएस से हम सीजीएस में बनाएंगे। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड, सी फॉर सेंटीमीटर, ग्राम फॉर ग्राम और सेकेंड फ्रॉम सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ देखिए तो किलोग्राम को अगर हम ग्राम में बदलेंगे, एम फॉर मतलब मीटर और किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 किलोग्राम, 1000 में 10 के घाते 3 किलोग्राम, 3 शून्य होता है ना 1000 में, तो 3 10 के घाते 3 ग्राम। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 में 2 जीरो तो 10 के घाते 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा, ठीक है। अपॉन में था तो जब डायरेक्ट गुणे में करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। और मीटर को फिर से सेंटीमीटर में बदल दो तो 10 के घाते 2, तो अब ये 10 के घात 3, 2 5, 2 7, ठीक है ना, तो 10 के घाते 7 अर्ज, ठीक है ना। तो ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं अर्ग, तो एक जूल बराबर 10 के घाते 7 अर्ग, ठीक है ना। 1 जूल बराबर 10 के घाते 7 अर्ग। अगर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लेता है तो डायरेक्ट आप उत्तर लिखिएगा, ठीक है ना। जैसे न्यूटन का जो सीजीएस मात्रक है वो होता है डाइन, तो 10 के घाते 5 डाइन आता है, ठीक है ना। इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं आपके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के फिजिक्स में है। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो प्रश्न है वो डायरेक्ट प्रश्न आपकी जो पाठ्य पुस्तकों से आ रहे हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इन्हें देखना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है ना। चुंबकीय क्षेत्र का अभी हमने देखा कि वो था वेबर, फ्लक्स का मात्रक था, ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक वो है कूलाम्ब। और प्रकाश तीव्रता का क्या होता है, प्रकाश तीव्रता का कैंडेला, ठीक है ना, प्रकाश तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, ठीक है ना। और क्या है, द्रवों का घनत्व। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लिया आपने, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एनीमोमीटर हवा की गति नापने के लिए, वेबामीटर, यूडियोमीटर क्या है मुझे भी नहीं पता, देख लीजिए इसमें दिया है यहाँ पे। वेबामीटर मिट्टी का यांत्रिक गुण और यूडियोमीटर गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन, ठीक है। हर प्रश्न में परेशान नहीं हो जाना है कि नहीं हम वेबामीटर सारे हम वो रट डालेंगे, ठीक है। शक्ति का भौतिक मात्रा की विमा, ठीक है। अभी हमने शक्ति क्या निकाल, हमने जूल को पढ़ा, तो शक्ति क्या होता है, शक्ति होता है कार्य बटा में समय। कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम होता है जूल, कार्य के मात्रक और उसका ऊर्जा का मात्रक दोनों का मात्रक जूल होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इनका निकालेंगे तो वहाँ पे बल का देखिए विमा दिया है, MLT-2 कैसे हुआ है वो मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो बल का मात्रक क्या होता है, बल बराबर होता है F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब प्रति होता है तो -2 होता है। तो किलोग्राम को हम बोलते हैं m, ठीक है ना। किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का, ठीक है ना।
किलोग्राम किसका यूनिट है? मास का। तो एम स्टैंड फॉर मास, मास मतलब द्रव्यमान, और मीटर मतलब लंबाई, लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ, ठीक है ना। और टी समय, समय किसका मात्रक है? समय समय टाइम, सेकेंड जो है समय का मात्रक है, समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम, टी। तो टी के घाते -2, ठीक है ना। तो यहाँ से आया MLT -2। विस्थापन एक दूरी है, दूरी लेंथ है, लेंथ का भी बीमा हो जाएगी टी, और समय से विभाजन हुआ है तो टी, तो ये हो जाएगा ML2 टी माइनस टी टू द पावर -3। तो जो नीचे टी रहता है वो ऊपर आके एक और माइनस बन जाएगा, ठीक है ना। जब ये टी नीचे आएगा तो यहाँ पे टी गुणे टी के पावर -1 हो जाएगा, -2 और -1 मिलके -3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक हाथ प्रश्न के लिए एकदम पूरा क्या बोलते हैं भौतिक विमाओं में नहीं घुस जाना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वो दृष्टि वैषम्य किस प्रकार के लेंस? दृष्टि वैषम्य मतलब नेत्र विकार। तो नेत्र विकार तो उभयातल बेलनाकार लेंस सबसे सही होता है, उत्तल लेंस, ठीक है। दृष्टि वैषम्य एक होता है जरा दृष्टि दोष जो होता है बुढ़ापे में होता है, उसमें दोनों लेंस लग जाते हैं, उभयाकार और उत्तल लेंस दोनों लग जाते हैं, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष जब होता है, चलिए दिखाते हैं आपको, थोड़ा इसको समझ लीजिए, प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। ये हमारी आंख है, इमेजिन कीजिए कि हमारी आंख है, ठीक है ना। ये आपकी पुतली है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश घुसता है आपका, ठीक है ना। और ये आपका पर्दा है, इस पर्दे को बोलते हैं रेटिना, इस पर्दे को बोलते हैं रेटिना, ठीक है। इसी रेटिना पे जब प्रकाश की किरणें आके मिलती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ से प्रकाश ने इंटर किया, ठीक है ना, पुतली को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, एक यहाँ से और एक यहाँ से ऐसे आके मिले तो यहाँ पे परफेक्ट इमेज बना, ठीक है ना, परफेक्ट इमेज बना। लेकिन मान लीजिए प्रकाश की किरणें पहले ही आके मिलने लगी, ठीक है ना, प्रकाश की किरणें मान लीजिए थोड़ा पहले आके मिल गई, ठीक है, प्रकाश की किरणें थोड़ा पहले आके, क्या हो रहा है इसको, ठीक है, प्रकाश की किरणें थोड़ा पहले आके मिल गई तो इसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। रेटिना से अगर पहले प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, ये प्रकाश की किरणें हैं, कहाँ से निकल रही हैं? किसी ऑब्जेक्ट से निकल रही हैं, ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट से निकल रही है, कोई चीज़ आप देखना चाह रहे हैं अपनी आंखों से, तो प्रकाश की किरणें रेटिना से पहले आके मिल रही हैं तो इसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। इसमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो इसको फैलाना है तो अभिसारी लेंस लगेगा, ठीक है ना। फैलाने के क्या लगेगा? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस ऐसा होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अवतल लेंस, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है ना। एक और स्थिति हो सकती है, आपकी आंख है, ठीक है, और प्रकाश की किरणें जो है वो पीछे आके मिल रही है, ठीक है ना, ये आपकी रेटिना से प्रवेश करके आपकी आंख की पुतली से प्रवेश करके प्रकाश की किरणें, जबकि रेटिना पे बनना चाहिए था, अब आपको क्या हो रहा है, ये दूर रेटिना से पीछे बन रहा है, रेटिना से पीछे बन रहा है तो इसलिए इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जब कोई पास की चीज रहती है तो वो हमको पास स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इसको पास में बना देते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इसको सिकोड़ना है, इनको हमको सिकोड़ना है कि ये आके ऐसे यहाँ पे मिल जाए। तो सिकुड़ेंगी कैसे ये रेखा, ये जो प्रकाश की किरणें सिकुड़ेंगी कैसे, ये प्रकाश की किरणें सिकुड़ेंगी कैसे? एक सिकोड़ने वाला लेंस चाहिए, सिकोड़ने वाला लेंस होता है अभिसारी। अभिसारी लेंस जो होता है वो ऐसा होता है, अभिसारी लेंस जो होता है ऐसा होता है, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस, ठीक है ना। इससे होता है आपका दूरदृष्टि दोष का निवारण, ठीक है ना। इससे क्या होता है आपका दूरदृष्टि दोष का निवारण। अवतल दर्पण से होता है निकट दृष्टि, अवतल से होता है निकट दृष्टि का निवारण, निकट, इससे होता है दूरदृष्टि का निवारण, दूरदृष्टि दोष का निवारण। निकट दृष्टि में दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देती हैं और दूरदृष्टि दोष में
पास की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, समझ लीजिएगा, काम आएगा हमेशा, ठीक है। और जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, उसको दोनों प्रॉब्लम रहती है। उसको जरा मतलब बुढ़ापे में जो बूढ़ा लोग होता है उनको पास का भी नहीं साफ दिखाता है, दूर का भी नहीं दिखाता है। तो उनके में जो लेंस लगता है उसमें ऐसा जो लेंस रहता है उसमें एक हिस्सा जो रहता है जो दूर का हिस्सा देखने के लिए रहता है वो ऊपर के लिए रहता है। तो दूर का चीज़ देखने के लिए यहाँ पे अब ऐसा वाला लेंस लगा रहेगा, ठीक है ना, दूर का चीज़ देखने, और नीचे उत्तल लगा रहेगा पास का चीज़ पढ़ने के लिए उत्तल। तो दोनों लेंस लगे रहेंगे, उत्तल अवतल दोनों लगे रहेंगे। ऊपर वाला लेंस जो रहेगा वो अवतल रहेगा ताकि दूर का चीज़ देख पाए, और अवतल रहेगा। ये दृष्टि दोष है ना, दूर दोष। दूर दोष मतलब रेटिना के पीछे, निकट दृष्टि दोष का मतलब रेटिना से पहले इमेज आपकी बन गई, ठीक है ना। चलिए, और एक और होता है ये, और ये तीनों बीमारियां, एक और है दृष्टि वैषम्य। इसको दृष्टि वैषम्य बोलते हैं, लग रहा है ये जो है एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं ना। एस्टिग्मेटिज्म में बेलनाकार लेंस लगते हैं, ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य, चारों कैसे सही होंगे, चारों कैसे क्योर होंगे, आपको पता चल गया ना मित्रों, ठीक है। चलिए, ये ठीक है, लिखा है ना यहाँ पे दृष्टि वैषम्य एस्टिग्मेटिज्म। इसमें बेलनाकार लगते हैं। इसमें कैसे बेलनाकार लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, सीधे कोई चीज़ देखनी है तो वो तो सही दिखाई देगी, लेकिन आँख को अगर यहाँ पे कोई चीज़ देखनी है, यहाँ पे कोई चीज़ देखनी है तो उसको नहीं दिखा। तो ऐसा बेलनाकार लेंस लगता है उसमें, ऐसे बेलनाकार लेंस लगेगा उसमें, ऐसा लंबा सा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ भी तब साफ दिखाई देगी उनको, ठीक है ना। तो ये एस्टिग्मेटिज्म है, ठीक है ना। इसमें बेलनाकार लेंस लगता है, ठीक है। समझ गए ना आप, चारों दोष समझ गए, चारों का निवारण समझ गए। फ्रैंक विटल आपका किससे रिलेटेड है? फ्रैंक विटल ये आपका, इस विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की थी? कोई क्रिश्चियन ऑस्टर्ड करके थे। बेंजीन की खोज किसने की थी? बेंजीन तरल गैस, ऑप्टिकल ग्लास, इनकी खोज, ऑप्टिकल ग्लास बेंजीन की खोज तो माइकल फैराडे ने की थी शायद, ठीक है ना। और विद्युत प्रवाह प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, और ये विटल यही है, जेट इंजन क्या है, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा कौन कौन से महत्वपूर्ण खोज हैं जिन्होंने किया है, ठीक है ना। दांतों की वर्धित छवि देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। दांतों को बड़ा करके देखने के लिए जब डेंटिस्ट मुंह में एक ऐसा चम्मच नुमा डालता है, डेंटिस्ट जो है कहता है मुंह खोलो, आप मुंह खोलते हैं अपना ऐसे, ठीक है। तो वो एक चम्मच नुमा आपका यहाँ पे डालता है, वो चम्मच में ऐसा रहता है दर्पण, तो वो अवतल दर्पण होता है, ठीक है ना। वो दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। ऐसे चम्मच भी क्या होता है? चम्मच भी अवतल दर्पण आता है। तो चम्मच नुमा दर्पण रहता है उसका, अवतल दर्पण, ठीक है ना। और कभी आँख या कान की जांच करने के लिए देखिएगा तो डॉक्टर्स ऐसे सर पे एक मिरर लगा के ऐसे सर पे लगा रहता है उनके मिरर, वो भी अवतल दर्पण रहता है, ठीक है ना। तो दांतों की, आँख की, कान की, गले की देखने के लिए जो दर्पण प्रयोग होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है ना। महिलाओं के पास एक छोटा सा शीशा रहता है जिसमें वो कभी अपने आप को चेहरा देख लेती हैं, तो वो मतलब पुरुष भी रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मिरर होता है ये भी अवतल होता है, ये आपका चेहरा थोड़ा बड़ा करके आपका आभासी इमेज दिखाता है, ठीक है ना। ये अवतल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण समझ गए? दाढ़ी बनाने का जो ग्लास होता है वो भी अवतल दर्पण होता है, ठीक है ना। दाढ़ी बनाने के लिए पुरुष लोग जो प्रयोग करते हैं वो भी अवतल दर्पण होता है। समझिए कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है? दांत देखने के लिए, आँख देखने के लिए, कान देखने के लिए, कान के अंदर देखने के लिए, ठीक है ना। गले के अंदर देखने के लिए प्रयोग कर ले, चाहे ये क्या बोलते हैं, चेहरा देखने के लिए जो छोटा वाला ग्लास रहता है, दाढ़ी बनाने के लिए जो छोटा वाला ग्लास रहता है, वो सब कैसे होते हैं? अवतल दर्पण होते हैं, ठीक है ना। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है जो मोटरसाइकिल्स होती हैं, जो कार होते हैं, उनके रियर व्यू मिरर में। रियर व्यू मिरर मतलब पीछे देखने वाला। तो क्या करते हैं, छोटे से हिस्से में सारी चीज़ों को दिखाते हैं और छोटा करके दिखाते हैं। छोटे बड़े से हिस्से को
एक छोटी सी जगह में दिखाते हैं। और ये जो अवतल दर्पण होते हैं, एक इंसान का फेस है तो उसको बड़ा करके दिखाएगा, उसको अपना फेस दिख जाएगा, ठीक है ना, तो बड़ा करके दिखाता है। अवतल दर्पण क्या करता है, थोड़ा बड़ा करके दिखाता है चीज़ों को, ठीक है। और ये जो उत्तल दर्पण होता है, जैसे ये थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ, रियर व्यू मिरर जो रहता है यहाँ पे ऐसे पॉलिश रहेगी, तो ऐसे निकला हुआ थोड़ा सा रहता है, ठीक है ना। तो ये ढेर सारे प्रकाश को कैप्चर करेगा, दूर दूर से प्रकाश को कैप्चर करेगा, तो इतना बड़ा लैंडस्केप जो है कवर कर लेगा। और उसमें जो गाड़ियाँ एकदम छोटी छोटी दिखाई पड़ेगी, यहाँ इतनी बड़ी गाड़ियाँ तो छोटी सी दिखाई पड़ेगी, बड़ा सा ट्रक है तो छोटा सा दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए इसमें क्या लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। आपको लगा यार छोटा है मतलब दूर होगा, लेकिन रहता है बगल में ही, ठीक है ना, क्योंकि वो सबको दिखा रहा है ना, तो इसीलिए लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन मिरर इन क्लोजर देन अपीयर, मतलब जो वस्तुएं दूर लग रही हैं एक्चुअल में वो पास है, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण कहाँ है, उत्तल दर्पण का प्रयोग हो रहा है रियर व्यू मिरर में, और अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए, महिलाओं द्वारा शीशा देखने के लिए, दांतों की जांच करने के लिए, कान के अंदर देखने के लिए, हेडलाइट की लैंप में अवतल दर्पण का प्रयोग हो रहा है, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरी प्यार के कारण उन्हें लंदन रॉयल सोसाइटी में, मुझे लग रहा है जगदीश चंद्र बसु है, ठीक है ना, नहीं सीवी रमन है, ठीक है ना, लंदन की रॉयल सोसाइटी में इनको, ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक है, भौतिक विज्ञान से इनको प्रेम था, ठीक है ना, भौतिक विज्ञान से प्रेम था, ठीक है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है भौतिकी का। हाँ, इन्होंने क्या किया, रमन प्रभाव की खोज की थी, ठीक है ना, रमन प्रभाव की खोज की थी। और क्या है, 1900 सीवी रमन ने संगीत में अपना, इनको गहरा प्यार था, तो लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध प्रस्तुत किया था, ठीक है ना, सीवी रमन से ने, ठीक है ना, सीवी रमन ने, ठीक है। जगदीश चंद्र बसु का कैस्कोग्राफ की खोज की थी, जो पौधों के जीवन को वो बताते हैं, ठीक है ना। विक्रम साराभाई हमारे स्पेस इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। होमी जहांगीर भाभा जो है ये एटॉमिक एनर्जी के फादर है, हमारे फाउंडिंग फादर है भारत में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है, प्रकाश वर्ष दूरी है, प्रकाश वर्ष किसका मापन है, दूरी का मापन है, अभी पूरा एक्सप्लेन किया। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 के घाते 15 मीटर, ये भी बताया था, ठीक है आपको। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की, ठीक है, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की, तो वो कौन थे, आपका विक्रम साराभाई थे, ठीक है ना। विक्रम साराभाई ने कई उद्योगों की, साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है ना, त्रिवेंद्रम में है, साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे, त्रिवेंद्रम में है। इनको पद्म भूषण भी मिलता है 1966 में। फॉरेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है, तो जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए जो आपको बताया था अभी। हाँ, क्लियर करो उसको, ठीक है। तो F इज इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32, ठीक है। तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। F इज इक्वल टू 9/5 और सेंटीग्रेड की जगह आप 100 रख दीजिए, ठीक है, प्लस 32, ठीक है। 5 से इधर इसको काटिए, 5 दूना के 10 और 1 0 20, 9 दूना के 18, 180, ठीक है ना, और प्लस 32 बराबर 212, ठीक है ना। 212 से एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा सा कम आती है, जो भी है, ठीक है ना, थोड़ा सा 212 के आसपास, डेसिमल में जो रहेगा उसी को समझ जाइएगा, ठीक है 212 ही है यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस कर जाती है कभी कभी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अब सेंटीग्रेड को आपने वहां पे देखा, सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कभी कभी क्या करता है मित्रों, ये क्या करता है, कभी कभी क्या करता है कि F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, तो पूछता है कि C इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना, C इज इक्वल टू क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला कैसे निकालना है आप वो देखिए, ठीक है ना।
दोनों तरफ 5 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5f इज इक्वल टू 5 का गुणा करेंगे तो ये इस वाले में इसमें भी 5 का गुणा, इसमें भी 5 का गुणा और इसमें भी 5 का गुणा, ठीक है। बराबर के चिन्ह के पहले हर एक टर्म में 5 का गुणा होगा, तो ये 5 गुणे f 5f हो जाएगा। इस वाले 5 से ये नीचे वाला 5 कट जाएगा और ये हो जाएगा 9c और ये हो जाएगा 5 गुणे 32, तो 5 से 15 और 5 दुना के 10 16, ठीक है ना, 160। 15 मतलब 150 प्लस 2 160, ठीक है ना, 5 दुना के 10, ठीक है। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 5f माइनस 160, इसको इधर भेजेंगे ना, इस प्लस वाले को, प्लस जब इधर आएगा तो इधर आके माइनस बन जाएगा, तो देखिए इधर आके माइनस बन गया बराबर 9c, ठीक है। अब फिर वही, अब इसको उल्टा लिख लेते हैं, 9c इज इक्वल टू 5f माइनस 160, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हर तरफ 9 से भाग लगा दीजिए, हर तरफ 9 से भाग लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा, चाहे तो 5 इसमें से कॉमन ले ली, तो 5 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो f माइनस 32, ठीक है ना, f माइनस 32 और बटन में 9, ये फॉर्मूला लिखा रहता है c से f कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। एग्जाम में एक बार ऐसे लिख के दे दिया था, अगर आप बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं तो आप इस तरह से फॉर्मूला इजीली निकाल लेंगे, ठीक है ना। कहाँ गया, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, फॉरेन हाइट भी आपको, सेंटीग्रेड से फॉरेन हाइट भी सिखा देता हूँ, सेंटीग्रेड से केल्विन सिखा देता हूँ, कुछ नहीं करना है, 273 जोड़ देना है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा कम है, मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसमें 273 जोड़ देना है। तो 100 में 273 जोड़ना है, तो देखिए क्या आ रहा है, 373 हो जा रहा है ना, ठीक है। डेसिमल वाला भूल जाइए, 99.9 को मानिए 100, ठीक है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में आपने 273 जोड़ा तो 373 केल्विन हो गया। तो हमेशा क्या होगा, उसमें क्या करना है आपको, 373 273 जोड़ना है, ठीक है ना। तो केल्विन में अगर आपको टेम्परेचर निकालना है तो 273 C प्लस 273 बस 27 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने आपको बोला, तो मान लीजिए रूम टेम्परेचर 27 300 केल्विन, रूम तापमान कितना होता है 300 केल्विन, ठीक, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें आपने 273 जोड़ा तो कितना केल्विन, ठीक है ना। परम शून्य तापमान क्या होता है, -200 डिग्री नहीं होता इसमें, ठीक है ना, तापमान होता है, ठीक है ना। फिलहाल इसको अभी भूल जाइए आप, ठीक है, इसको चेक करके मैं बताऊंगा आपको परम शून्य तापमान वाला, ठीक है। तो अगला देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है, 26वां। हाँ, किसका प्रयोग, हवा और बल दोनों को मापने के लिए 2-3 बार एनीमोमीटर पूछ चुका है, क्या पता आपके भी प्रश्न पत्र में पूछ ले एनीमोमीटर, ठीक है ना। स्पीडोमीटर गोल गोल घूमता है, लैक्टोमीटर दूध की स्वच्छता नापता है, ठीक है ना, दूध का विशेष घनत्व माप के बताता है, दूध मापता है, एनीमोमीटर पवन का वेग मापता है, ठीक है ना। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है, ठीक है, उसके बाद कॉपर है, सिरेमिक, कॉपर वायर हमारे घरों में प्रयोग होता है, ठीक है, चांदी के बाद कॉपर है, तो चांदी तो बहुत मतलब थोड़ा रेयर है, महंगा है, इसलिए कॉपर प्रयोग होता है, इन चारों ऑप्शन में कॉपर है, ठीक है ना। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था, आर्यभट्ट था, ठीक है, 1875 में। और रोहिणी क्या था, जब अगर पूछेगा पहला स्वदेशी निर्मित
जो उपग्रह कौन सा था, रोहिणी था, और भेजा गया आर्यभट्ट था। इसे हमने यूएसएसआर सोवियत संघ के सहयोग से भेजा था 1975 में, ठीक है। तो डेसिबल बोलते हैं, ठीक है ना। कैलोरी क्या है, कैलोरी जो है मानव शरीर में ऊर्जा का जो उपभोग होता है, ऊर्जा उपभोग, ऊर्जा का ही मात्रक है, ठीक है। एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, ठीक है ना, 4.2 जूल या 4.18। डेसिबल आवाज का, ध्वनि का मापक है, न्यूटन बल का मापक है, सब पता है आपको। फ़ारेनहाइट तापमान का मात्रक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 29 के बाद 30। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय, ठीक है, डॉक्टर भाभा को आप जान रहे हैं। डॉक्टर भाभा क्या थे, हमारे परमाणु कार्यक्रम के जनक थे भारत में। शांति स्वरूप भटनागर जी भी महान वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। अब्दुल कलाम जी विंग्स ऑफ फायर, हमारे जो अग्नि सीरीज, अग्नि सीरीज और पृथ्वी आकाश, ये सारी मिसाइलों के। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी होती है, तो रेफ्रिजरेटर में जो मेनली फ्रेयॉन, ठीक है। और कोल्ड स्टोरेजों में जो आलू वगैरह को स्टोर है, ठीक है ना। और क्लोरीन गैस का तो उतना नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल यूज होगा कुछ न कुछ। होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन डिप्लीशन हुआ काफी, ये एसी से निकलती है। एफसी ऑक्सो फ्लोरोकार्बन का प्रयोग हो रहा है, जो कि ये ओजोन को डिप्लीट नहीं करती है, लेकिन एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये गैसों का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अभी रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस होता है, तो अमोनिया गैस यहाँ इंटरचेंजेबली मान के उत्तर मान लीजिए, ये नहीं कि अरे कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया प्रयोग, चार ऑप्शन में सही करना है अपना, वहाँ पे वो नहीं करना है कि नहीं कौन सा है, फ्रेयॉन है कि नहीं है, ठीक है। एलईडी यह वर्तमान तकनीक है, ठीक है ना। एलईडी का जो नाम है वो है लार्जन करने वाला डायोड, ठीक है ना, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या अगला देखिए, अगला प्रश्न है इंडेक्स, ठीक है ना, सॉरी बॉडी मास इंडेक्स, और क्या बोलते हैं भार का अनुपात, ठीक है ना। शरीर की लंबाई और भार का अनुपात, लंबाई बटे में भी वजन है, वजन बटे भी लंबाई है, कौन सा आंसर है इसका, ए वाला है, ठीक है। वजन, एक व्यक्ति है मान लीजिए, तो अपना आप लोग नाप लीजिए, एस्पिरेंट्स जो है फौज वगैरह में भी ये चेक होता है, तो क्या रहेगा 18.5 डिस्क्वालीफाई, अपना वजन बढ़ा के आओ, ठीक है ना। 18.5 से अपना वजन सेंटीमीटर से, और उसको 100 से भाग दे दीजिए तो मीटर में हो जाए। मीटर क्यों, क्योंकि अच्छा मीटर गुणे मीटर है, ठीक है ना। जो भी आपका लंबाई है उसका स्क्वायर करना है, ठीक है ना। एक बार फिर आपका 18 से 25 से ज्यादा है, 25 से लेकर अगर 30 तक है तो सामान्य मोटापा है, और 35 से 40 तक बहुत मोटापा है, 40 से भी अधिक है तब तो एकदम मौत के करीब है, ठीक है ना। कि क्या आ रहा है, ठीक है ना। अपना भी थोड़ा आएगा, ठीक है। मान लीजिए मेरा वजन इतना ही रहता है, 175 सेंटीमीटर, तो 175 सेंटीमीटर ज़्यादा, ठीक है, इतनी ही है, 175 सेंटीमीटर है। तो 175 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो
तो इसको एक बार नहीं, यहाँ पे मीटर हो गया, फिर उसको 2 बार करना है। 3/4 यानी फिर ये हो जाएगा 75 को क्या लिख सकते हैं आप, 75 को आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, 100 लिखा रहने देते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आप 7/4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, और ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, गुण 16 49, ठीक है, 7 7 49, 49 को मैं 50 मान लेता हूँ, ठीक है। चाहिए 75, 50, 25 गुना के 50, ठीक है ना। 48/2 यानी कि लगभग 24 आया। क्या हूँ स्वस्थ हूँ कि अस्वस्थ हूँ मैं? 24 आया, ठीक है, 24 सामान्य है। चलिए मित्रों आगे प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना। तो मेरा बॉडी मास इंडेक्स क्या है, 24 है। इस तरह से आप भी निकालेंगे अपना, मेडिकल होने वाला है जिनका 40 किलो, तो बोला है नोटिफिकेशन में कि लड़कियों का वजन 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए, कितनी भी उनकी हाइट हो, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स भी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 2 वर्षों के लिए सेल्फ पर बनी है जब तक उसे हटाया नहीं गया, ठीक है। कोई चीज जहां रखी है वहीं रखी, ये कौन सा नियम है, न्यूटन का जड़त्व का नियम है, पहला नियम है न्यूटन का, पहला नियम जड़त्व का नियम है, ठीक है ना। फिर दूसरा नियम क्या है, बल कहते हैं, संवेग परिवर्तन के दर को बल कहते हैं, या फिर इसी को इस प्रकार से बोलते हैं कि द्रव्यमान। और तीसरा नियम है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड, ये विरुद्ध एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। ये 3 नियम है। तो पहला जड़त्व, बैठी है तो बैठी रहेगी, ठीक है ना। अब उसे हटाया नहीं गया है तो वही थी, क्योंकि जड़त्व है उसके अंदर, ठीक है। अगर आप गाड़ी में चल रहे हैं, अचानक से ब्रेक लगा तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, तो जड़त्व, गाड़ी के साथ चल रहा था, गाड़ी जब रुकी तो आपका शरीर ने आगे धक्का खाया, ठीक है। ये है। और भी है उसमें, जब गाड़ी अचानक से चलती है तो हम गाड़ी के साथ जाना नहीं चाहता है, ठीक है ना, जड़त्व के प्रभाव से। क्वेश्चन नंबर 35 वापस मेरे पास आ जाती है, ठीक है ना। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ठीक है ना। डी, अच्छा, ऐसा है कि एक नियमों को एक दूसरे में समाहित करके भी दिखाता है फिजिक्स में, डी वाला आंसर है इसका। चलिए, परमाणु के नाभिक के केवल नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ है, परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, ठीक है ना। अभी परमाणु मॉडल नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, फिर मैं वीडियो बड़ा ही हो जाएगा। आप इतना समझ लीजिए कि एक जो परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पड़े रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पड़े रहते हैं, और इसकी कक्षा, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे 0 होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है टहलते रहते हैं। अब पूरा परमाणु मॉडल में नहीं पढ़ा लीजिए सारा, जब आएगा घटना चक्र वगैरह से करवाऊंगा तो सारी चीजें डिटेल में करवा दूंगा, ठीक है। डेसिबल इकाई है किसकी, डेसिबल है ध्वनि की तीव्रता, है उष्मा, उष्मा जो ताप होता है, उष्मा मतलब गर्मी, तो गर्मी टेम्परेचर, टेम्परेचर को आप किसमें, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, ठीक है। प्रकाश की गति मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं,
ठीक है। रेडियो में इन सब में नापते हैं, ठीक है ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो तरंगे क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का क्या कारण है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण परावर्तन है, ठीक है ना। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए न्यूनतम दूरी है 16.5 मीटर प्रति सेकेंड, 16.5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना, 16.5 मीटर यानी कि 33 मीटर। इसका क्या कारण है कि जो हमारे कान पे प्रभाव रहता है वो 1/10 तक समय सेकेंड तक रहता है, 1/10 सेकेंड तक हमारे कान पे ध्वनि का प्रभाव रहता है। समझते हैं, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण परावर्तन है। चलिए, अभी फिजिक्स का ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन बस आप ये ध्यान दीजिएगा, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए 5 सेकेंड और कानों पे हमारे ध्वनि का प्रभाव कब तक रहता है, 1/10 सेकेंड के लिए। अभी मैं प्रतिध्वनि का क्या है पूरा कॉन्सेप्ट देखिए। क्या होता है कि मान एक कुआं है, ठीक है, चिल्लाते हैं हो हो, फिर टकराती है, फिर वापस आती है, यहाँ पे भी आवाज होती है हो। इसके लिए न्यूनतम दूरी है 16.5 रहेगी, 16.5 मीटर से कम गहराई रहेगी कुएं की। तो अगर इसकी गहराई 16.5 है, 5 आते वक्त, इसका कारण क्या है कि जो कानों और जो ध्वनि मीटर प्रति सेकेंड है, 330 मीटर। तो 1/10 सेकेंड में 1/10 सेकेंड में 1/10 सेकेंड में इसका 10वां हिस्सा यानी 30 कम दूरी चल रहा है तो प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगी, ठीक है, क्योंकि आपके ध्वनि का प्रभाव नहीं आ पाएगा। तो यही है कि 16.5 मीटर न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, ठीक है। परावर्तन सिद्धांत है, ठीक है ना, ये ध्वनि का परावर्तन सिद्धांत है। प्रकाश का भी परावर्तन होता है, तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए क्या चाहिए, परावर्तन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी का 7। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन है, चांदी है। सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन है, चांदी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर एल्युमिनियम, फिर टंगस्टन, दे दिया इन्होंने सीक्वेंस ही पूरा। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। परमाणु विस्फोट की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय विखंडन। प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट के क्या है, नाभिकीय विखंडन, उनकी भी ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है, ठीक है। सूर्य का संकुचन। प्रश्न संख्या 41 में क्या बोल रहा है कि वेरी लाइट पिस्टल, एक ऐसी लाइट हो, एक हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्मों में देखिए फ्लेयर गन बोलता है, ठीक है ना। तो उजाला करने के लिए किसमें उजाला हो रहा है, डी वाले ऑप्शन में ना, ठीक है। वहां नाभिकीय संलयन के बारे में ऊपर दिया है कि ड्यूटीरियम 1s2 ड्यूटीरियम होता है, 2 ड्यूटीरियम हीलियम परमाणु का नाभिक बनाते हैं और ढेर सारी ऊर्जा निर्गत करते हैं, ठीक है। 41 वाला प्रश्न भी देख लिया आपने। 42 वाला प्रश्न देखिए, झूठ पकड़ने के लिए जो पुलिस जब बन जाएंगे आप, नार्को टेस्ट में आपको एक नार्कोटिक पदार्थ दिया जाता है, उससे आप अपनी सेंसेस में नहीं रहते, तो आप झूठ बोलने की जो
चाकी से झूठ बोल दे। ब्रेन मैपिंग टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट में आपके दिमाग में क्या चल रहा है कोई बात बोलने के लिए। पॉलीग्राफ टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट में आपके दिल की धड़कन, आपके हाथ में स्वेटिंग, तापमान, आपके शरीर की हरकत सब कुछ देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ों से आपका झूठ पकड़ा जाता है, चेक किया जाता है। सर्वोत्तम विद्युत चालक इनमें चांदी है, ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं हम। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, भोजन ऊर्जा को मापने का यूनिट क्या है? भोजन की ऊर्जा। देखिए मित्रों 44 नंबर का प्रश्न, विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? पता नहीं, टेल स्टार 1 है, ठीक है, टेल स्टार 1 ये बता रहा है, ठीक है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है ठोस में, सबसे ज्यादा ध्वनि की गति ठोस गैसों में, और बिना माध्यम के तो चल ही नहीं सकती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम आवश्यक है, इसलिए चंद्रमा पे एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे अंतरिक्ष में खुले में रहेंगे तो जी भी नहीं सकते, ठीक है। तो किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी? तो ठोस इसमें कौन है? पानी नहीं, वायु नहीं, बर्फ। बर्फ सबसे ठोस है इनमें, तो सबसे ज़्यादा गति बर्फ में होगी, ठीक है। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल बताया मैंने, वायु में बताया था 332, ठीक है ना, 332, और परावर्तन सिद्धांत भी बता दिया, ध्वनि का परावर्तन सिद्धांत आपको, ठीक है। बर्फ में 4000 मीटर प्रति सेकेंड। किस उपकरण का प्रयोग करके? और ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? स्टील में होती है, ध्यान रखिएगा ना, स्टील में, और शायद उसमें क्या बोलते हैं, हीरे में। सबसे जो ठोस रहेगा, जो माध्यम जितना ठोस रहेगा, तो हीरे में और तेज हो जाएगी। हीरे और स्टील में, धातुओं में स्टील में, और ऐसे हीरे में हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ठोस पदार्थ कौन है? हीरा है। किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, कौन है? प्लानोमीटर, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर तो 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। ओपोमीटर, ओपीसोमीटर नहीं पता। क्रोनोमीटर, प्लानोमीटर, प्लानोमीटर लग रहा है मुझे, देखिए क्या आंसर दिया इसका, ओपीसोमीटर है, ठीक है। ओपीसोमीटर, मानचित्रों पर दूरी मापने के लिए ओपीसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में एक छोटी दांतेदार पहिया और अंशंकित डायल लगा होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये जो टेक्निकल वाले हैं, जो पॉलीटेक्निक वगैरह किए होंगे उन लोग को, या बीटेक वगैरह, उन लोगों को ये पता होगा, मैकेनिकल वगैरह के ब्रांच के लोगों को, ठीक है ना। तो ओपीसोमीटर किसी उपकरण का में मानचित्र की दूरी मापने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना, ओपीसोमीटर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट हो जाते कभी कभी। पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग जब किसी क्षेत्र, किसी भी खगोलीय पिंड जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, उसको उसके वायुमंडल से, उसके गुरुत्वाकर्षण, वायुमंडल नहीं, उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से आपको निकल के बाहर जाना है, तो उसके लिए जो वेलोसिटी चाहिए उसको बोलते हैं पलायन वेग। तो पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में अगर कोई किसी वस्तु को 11.2 सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर 11.2 किलोमीटर अगर कोई वस्तु से ऊपर की ओर फेंक दे, उत्क्षेपित कर दे, तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं लौटेगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी, ठीक है ना। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये है पलायन वेग पृथ्वी का, ठीक है ना। तो पलायन वेग वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाते हैं। उपग्रह और जो भी आपके अन्वेषण वाले ग्रह होते हैं, ठीक है, इससे अधिक होनी चाहिए वेलोसिटी। निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती? तो हाइड्रोजन है ही, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, क्लोरीन बहुत ही रिएक्टिव गैस होती है, तो आमतौर पे वायुमंडल में नहीं मिलती है, ठीक है। 49 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रकाश के तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है ना, तो प्रकाश के तरंग का सिद्धांत कई लोगों ने दिया था, तो इसमें मैडम क्यूरी, मैक्सवेल का भी है। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया है इन्होंने प्रकाश का। न्यूटन ने भी प्रकाश का सिद्धांत दिया है, लेकिन वो तरंग सिद्धांत नहीं है, कण सिद्धांत है, ठीक है। प्रकाश का उन्होंने कणों के माध्यम से इनको फोटोन के रूप में बताया था। और प्रकाश का जो वो क्या बोलते हैं, डुअलिटी, वो भी आइंस्टाइन का है, ठीक है ना। तो इसमें प्रकाश का तरंग सिद्धांत सबसे सही जो होगा मैक्सवेल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे छोड़ के मत आइएगा, इन्होंने जैसे यहाँ पे डॉट कर दिया ना मित्रों, तो आप मैक्सवेल लगा के आइएगा, इस पर आपको पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। ब्लैंक नहीं होगा। मैडम क्यूरी तो रेडियो एक्टिविटी से संबंधित है, ठीक है। न्यूटन जो है, न्यूटन ने भी प्रकाश का एक सिद्धांत दिया है कि न्यूटन का जो प्रकाश सिद्धांत है, बोलता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। ये है न्यूटन का प्रकाश सिद्धांत, ठीक है, वो तरंग सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, कौन सा जल भारी जल है? तो भारी जल ड्यूटीरियम से बना हुआ जल होगा, ठीक है ना। ड्यूटीरियम से बना हुआ जल भारी जल होगा। ड्यूटीरियम भारी जल खुद में नहीं है, ड्यूटीरियम भारी हाइड्रोजन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन का अपरूप है, ठीक है ना। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम 3 होते हैं, 1s1, 1s2, 1s3, ठीक है ना। 3 हाइड्रोजन के रूप कौन है? 1s1, इसको बोलते हैं प्रोटियम, फिर बोलते हैं 1s2 ड्यूटीरियम, 1s3 टाइटियम। ये अस्थाई होता है, ये पाया जाता है। इससे भारी जल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टरों में जो न्यूट्रॉन की गति है उसको मंद करने के लिए किया जाता है, इसलिए मंदक की तरह प्रयोग होता है। तो भारी जल ड्यूटीरियम नहीं है, ड्यूटीरियम डाइऑक्साइड है। ऑप्शन में आपके ड्यूटीरियम ही चुनते हैं आप, ठीक है ना। किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है, फिर बाद में कैंसिल भी हो जाएगा, इसको तो आप क्लेम करेंगे जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तो उसके अणुओं के की माध्य गतिज ऊर्जा के मान पे क्या प्रभाव पड़ता है? वो भी बढ़ेंगे, ठीक है, वो भी बढ़ेंगे। अभी आपको चालन वाले सिद्धांत में मैंने बताया था ना, चालन वाले सिद्धांत में बताया था कि जब आप किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो जो कण होते हैं अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लगते हैं, ठोस के जो कण होते हैं, तो ये जो इनकी माध्य गति है, यहाँ से यहाँ जो हिल रहे हैं, इसको बोलते हैं माध्य गति। तो ये माध्य गति भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, ये आपको बताया मैंने, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है, ठीक है ना, अप्सरा है। क्वेश्चन नंबर 52, वायु दाब को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो बैरोमीटर है, ठीक है ना, बैरोमीटर है। और जो खून के दाब को मापता है उसको बोलते हैं मैनोमीटर, ठीक है ना। खून के दाब या फिर लिक्विड, जो लिक्विड का मतलब तरल पदार्थों के दाब को मापने वाला जो होता है मैनोमीटर होता है। तो बैरोमीटर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ये संपन्न हो गया। रसायन विज्ञान पे हम आएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम्बरसम नहीं, आप लोग भी थोड़ा गैप ले लीजिए, फिर थोड़ी देर में रसायन विज्ञान शुरू करते हैं, ठीक है। जय हिंद मित्रों।